हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आपके सिलेबस को लेकर है। ठीक है, जैसे एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका सिलेबस भी आ चुका है, बच्चों ने देख भी लिया होगा। बच्चों के जो क्वेश्चन है, मैडम एक बार थोड़ा सा हमें बता दीजिए हमारे सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका कोई भी चेंज नहीं है, वही के वही टॉपिक है, बस उनकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज की, इस तरीके से भी लिखा हुआ है इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं है। वही सब टॉपिक है, वही एंशियंट, वही मेडिवल, वही मॉडर्न, वही वर्ल्ड। एक जो चीज मैं आपको हमेशा बोलती थी, क्या बोलती थी, कि आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है 11th और 12th की। ज्यादा मैं नहीं बोलती 9th 10th ये सब आप पढ़ो, 11th और 12th। तो 12th भी आप स्किप करोगे तो 11th पे तो बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि 12th की एनसीईआरटी है, 9th है, 8th है, ये सब तो आपके सिलेबस में एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में कवर हो जाती है। पर 11th की एनसीईआरटी को आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बोली, वही इन्होंने किया है कि उस एनसीईआरटी का महत्व थोड़ा और बढ़ा दिया है। जो हम बोलते थे, इन्होंने उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो वर्ल्ड वाला पार्ट है उसमें इन्होंने एज इट इज 11th की एनसीईआरटी को फॉलो किया हुआ है। तो आपको वो पढ़ना है। एक दो टॉपिक ऐड है जो हमने करे हुए हैं अच्छे से, सारी सब बताए वो उसमें ऐड है। बाकी सारी 11th की एनसीईआरटी उसके अंदर है। तो आप सबसे पहले तो 11th की एनसीईआरटी को एग्जाम तक 3 बार पढ़ दीजिए, 3 बार। और एक बार जाने से एक दिन पहले भी पढ़ना है उसको। एनसीईआरटी को के छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। कोई 1 महीने की स्ट्रेटेजी को लेके चल रहा है या पिछली अच्छी तैयारी करी है उसको लेके चल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी ने बहुत अच्छे से पहले पढ़ लिया तो वो रिवीजन का टाइम है उसका। इन सभी के सभी टॉपिकों को आपको रिवीजन करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो आपको अपने पासिंग मार्क के हिसाब से लेके चलना कि एनसीईआरटी पढ़नी है, ये टॉपिक भी थोड़े टच करते हुए सारे पढ़ते हुए जाने, बेसिक बेसिक चीजें इनकी सब पढ़नी है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए, ये मैंने हिंदी वाली जो पीडीएफ है वो ले रखी है, थोड़ा बहुत ब्लर है पर सिलेबस है, मैं समझा रही हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या है आपका, देखिए सबसे पहले तो आपका एंशियंट है। चाहे एंशियंट है, चाहे मेडिवल है, चाहे मॉडर्न है, चाहे वर्ल्ड, सबके तो आपसे सोर्सेज पूछे गए हैं। ठीक है, एंशियंट के भी आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताने हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताने हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत बताने हैं। स्रोत मतलब सोर्सेज क्या थे, कौन सी बुक रही, कुछ भी बुक का आपका नाम पूछ ले, कोई अभिलेख लेख पूछ ले आपसे। ठीक है, औजार पूछ ले, ये सारी चीजें सोर्सेज में आते हैं। तो इसको कोई अलग से टॉपिक में ऐड करने वाली ये नहीं है कि आप, मैम ये वाला कौन सा टॉपिक है। जब आप पूरी एंशियंट पढ़ोगे तो सोर्सेज उसके साथ आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान देखो, प्राचीन भारत के इतिहास के जो सोर्सेज है वो आपको पता है कि जब हम पूरी एंशियंट पढ़ेंगे तो सोर्सेज तो साथ में पढ़ेंगे ही। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, शिकारी संग्रहकर्ता से नव पाषाण क्रांति तक, ये वही आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो तीनों की तीनों आपको आपको करनी है। ये तीनों के टॉपिक, इसमें क्या क्या औजार मिले, कहाँ कौन सी साइट मिली, ये कंप्लीट आपको लास्ट तक नव पाषाण काल में जो भी क्रांति हुई, जो भी खोजे हुई, वहां तक इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे करके ये आपका एक टॉपिक बन जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसकी जो साइट है, उसकी जो मेन विशेषताएं हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। तो ये टॉपिक नंबर आपका 2 हो जाता है। इससे पहले हम, जैसे लोहे युगीन सभ्यता है, तांबा सभ्यता है, ठीक है, वो सब इसमें ऐड नहीं है, महापाषाण काल है, ये 2-3 टॉपिक जो है वो आप अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम है। जितना डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है आप वहां से ही पढ़ोगे। जैसे हम हड़प्पा के बाद पहले बीच में 2-3 टॉपिक करते हैं, लोह युगीन है, ताम्र पाषाण काल है, महापाषाण काल है, उनको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ कुछ नहीं पूछा हुआ है। जितना पूछा उतना कर लेना। जिन्हें किया है उनका कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें नहीं किया भी 1 महीने का लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है धार्मिक चीजों में लेके क्या था, धार्मिक रुझान। इसमें जो धार्मिक चीजें हैं, इसमें वैदिक काल, बौद्ध, जैन, बुनियादी तथ्य और तुलना। इन वैदिक काल की, वैदिक एरा जो है आपका बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इनके बेसिक फैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। साथ में इन दोनों का कंपैरिजन, तुलना, और वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की कंपैरिजन तुलना है, वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या ऐसा था और उत्तर वैदिक काल में क्या ऐसा था। ऐसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म के बेसिक फैक्ट जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं वो तो पढ़नी है। लास्ट में जो क्या है, इनका कंपैरिजन, इसकी शिक्षाएं कौन सी थी, इसकी कौन सी थी, इसकी बहुत शक्ति कहाँ हुई थी, इसकी बहुत शक्ति कहाँ होती। ठीक है, ये सारे कंपैरिजन, इनकी सोच, इनकी विचार क्या थे, इनकी शिक्षाएं क्या थी, वो सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद
जो है वैदिक काल, इसको कंप्लीट एक पूरा टच देती हूँ आपको, जैसे पूरा वैदिक काल है उसमें वेद को थोड़ा थोड़ा सारा, मतलब आपको एक बेसिक सा सारा पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको कि इन्होंने वैदिक लिखा तो ये आगे उसके बारे में भी लिखेंगे कि आपको पढ़ना है। वैदिक है तो पूरा वैदिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है महाजनपद। तो आपको पता है बुद्धिज्म जैनिज्म जब आता है तभी हम महाजनपद भी स्टार्ट हो चुका है, तो 16 महाजनपद पढ़ने हैं। उनमें मगध के बारे में मेन मेन अच्छी जो पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, जब मगध पढ़ेंगे तो उनकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था सारी हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में सबसे मेन पूछे जाते हैं उनके प्रशासन के बारे में, कितने मंत्री थे, कौन कौन से पद पे थे, क्या उनका राजस्व विभाग था, क्या वो कार्य करते थे, ये सब चीज इसमें पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद नीतियां, नीतियां क्या थी? नीतियां का मतलब होता है कि जो भी मौर्य प्रशासन में नीतियां, किसी भी चीज को लेके स्ट्रैटेजी चल रही है, चाहे वो युद्ध को लेके है, चाहे व्यापार को लेके है, चाहे वो आपके प्रशासन को लेके, नीतियां एक तरह से ये पॉइंट होता है, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी और भारतीय संस्कृति में उनका समावेश। विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, वही वन बाय वन टॉपिक चलते जा रहे हैं। अब जब ये यूनान, ईरान, भारत में जो ये हम पढ़ते हैं, दारा प्रथम है, डेरियस है, ये बाद में फिर सिकंदर पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो अटैक करते हैं भारत में, इस वाले टॉपिक के अंदर आएंगे। जो हमने कंप्लीटली, मैंने एक एक टॉपिक को आपके सिलेबस में करा रखा है, एक्स्ट्रा ही करा रखे हैं, कम नहीं करा रखे। तो मुझे उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइन देनी है। आप आराम से पेशेंस से पढ़ोगे, होपलेस नहीं होना है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा है वो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करें, कोई भी बुक फॉलो करें और अच्छे से इन टॉपिकों को पढ़े, ठीक है। तो जो चीज, जो बच्चे मेन कहते हैं मेरे को मेनली बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम मेन मेन टॉपिक बता दीजिए, ये जो डायरेक्ट इसमें लिखे हैं ना, इनको तो आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, इनमें से भी क्या छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्ट लिखा है ये तो पढ़ना है आपको। उसके बाद मौर्योत्तर राज्य और भारत में राजनीतिक विकास, दक्षिणी राज्य चालुक्य, पल्लव, चोल, यहाँ वाला टॉपिक आ जाता है। वन बाय वन वही टॉपिक है। पहला जो हम नवपाषाण काल, मध्यपाषाण ये पढ़ते हैं, दूसरा आपको हड़प्पा पढ़ना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आपको वैदिक काल पढ़ना है, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आप महाजनपद काल में। महाजनपद काल जब चल रहा होता है तभी स्टार्टिंग होते हैं विदेशी आक्रमण, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उन्हीं बीच मौर्य काल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मौर्य काल जब स्टार्ट होगा तो यहाँ मौर्य काल चलेगा तो आपको दक्षिण की तरफ भी भेजा जाएगा कि आप दक्षिण वाले पढ़ो, कौन से, चालुक्य है, पल्लव है, चोल है, इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं दक्षिण वाले इलाके में, ठीक है। इनको जाना है, साइड में ये पढ़ रहा है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है इनके, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनका व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीजें तो पढ़ी जाएगी, शहरीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्त और वर्धन साम्राज्य। एंड आ जाता है आपका वर्धन, एंशियंट तक एंड आ जाएगा, पूरा गुप्त को पढ़ना है। उसके बाद वर्धन वंश पढ़ना है। इनके साथ साथ आप क्या पढ़ रहे हो, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन इनका, अर्थव्यवस्था इनकी, प्रशासन, जो हम टॉपिक के बीच में ही पढ़ते हैं, ठीक है। उनका समाज भी पढ़ते हैं, उनका प्रशासन भी पढ़ते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी पढ़ते हैं, सब हम टॉपिक के बीच में ही पढ़ते हैं। टॉपिक को खत्म करने के बाद एंड में मेरी यही क्लास होती है, चाहे गुप्त हो चाहे मौर्योत्तर हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद विश्व में भारतीय संस्कृति का विस्तार। विश्व में भारतीय संस्कृति का जो विस्तार है, प्राचीन काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक की कला और वास्तुकला। इसमें ये कह रहे हैं जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है, ये एंड पूछ रहे, पूरा एंशियंट के एंड में जितना भी एंशियंट में क्या कुछ खास हुआ, यहाँ से कौन सी कलाएं गई, ठीक है, कौन सी शैलियों का यहाँ पे यूज हुआ, कौन सी विदेशी शैलियों का यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद जो भी मंदिर बने, जो भी चीजें बनी यहाँ पे, ठीक है, वो सारी की सारी हम एंशियंट में पढ़ेंगे और आपसे उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यही है वास्तुकला, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या क्या, मतलब अशोक के टाइम में क्या क्या अभिलेख, शिलालेख बने और कहाँ कहाँ पर जो है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए विदेशों में गए, वहां पे क्या क्या कुछ स्थापित हुआ, तो वो सब चीजें इसके अंदर हमारी ऐड ऑन होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारत। ये सब चीजें आपकी 12th की एनसीईआरटी में भी है, आप 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ लेना, 11th वाली पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 9th 8th में भी ये सारी चीजें हैं। मैं 10th की एनसीईआरटी इसलिए कम बोलती हूँ आपको क्योंकि बच्चों को टफ लगती है 9th 10th वाली, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहती, क्योंकि जब इस सिलेबस में सब कुछ पढ़ ही लिया तो फिर एनसीईआरटी को मैं इतना जोर इसलिए नहीं देती कि वो पूछ
पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़े या सिलेबस पढ़े, ना तो एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन कवर होते और ना ही सिलेबस से एक एक क्वेश्चन कवर होता। क्या होता है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन होते हैं और सिलेबस में जब वो पढ़ते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी कहती हूँ। और आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न ये वाला पार्ट आप अच्छे से कर लो, इसको बस यहाँ तक करना। यहाँ तक समझ आया? एंशिएंट में यही टॉपिक है जो नॉर्मल टॉपिक चलते रहते हैं, ठीक है। आप विदेशी आक्रमणकारी में कंफ्यूज मत हो ना, यही है जो दारा प्रथम है, डेरियस है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अब जब मेडिवल स्टार्ट होगा तो मुझे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, वही है जो हम सब आपको पढ़ा हुआ है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आएगा, ठीक है, उसके बाद एंडिंग 1750 तक का टाइम, औरंगजेब का मृत्यु के बाद, औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आएंगे वहां तक भी 1750 तक आपको ये मध्यकालीन भारत पढ़ना है, ठीक है। अब मध्यकालीन भारत में आपको इसके साथ साथ जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो भारत में भी तो राजा राज कर रहे हैं ना। तो जो उत्तर भारत के राजवंश है, जिसके मैंने एक स्पेशल आपकी यूट्यूब पे भी क्लास दे रखी है, उत्तर भारत के राजवंश, और आपको स्पेशली मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में सारे अलग अलग से। जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है, कन्नौज को लेकर जो युद्ध होता है, इन सब चीजों को लेकर जो चीजें इशू क्रिएट होता है, वो सब चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो वो सारा इसमें ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, ठीक है। और भारत में राजवंश और शासक आपको पढ़ने हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो युद्ध होते हैं वो पढ़ने हैं। राजा दाहिर के, ठीक है, अनंगपाल, सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान, जो पॉइंट इसमें उन्होंने डाले हुए हैं उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। दिल्ली सल्तनत, अब जब मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उनके जो गुलाम आएंगे, फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज स्टार्ट हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत, जिसमें आप चाहे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब पढ़ोगे। फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारे के सारे वंश पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत का होता है एंड। और जब एंड होगा तो उसमें आपको उनकी सारी जो कला, साहित्य, उनकी जो प्रशासन है वो भी आपको उसमें पढ़ना है, जो अलग से हम एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके साथ ही आपको मुगल प्रशासन में भी ये सारी चीज ही पढ़नी है, ठीक है। मुगल प्रशासन में और जो ये दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन में जो नीतियां डाली हुई है ना, नीतियों का मतलब होता है कि जैसे बलबन है, बलबन की क्या नीतियां थी, नीतियां मीन्स रास्तव सिद्धांत क्या रहे थे, उसने सजदा, पाबोस, ये चीजें चलाई थी। उसकी स्टेटमेंट एक आधी पूछी जा सकती है कि ये चीजें किसने कही, कि निम्न वर्ग के लोगों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है, मेरा हाथ तलवार की तरफ जाने लगता है, मतलब उसकी स्टेटमेंट पूछ ली, उसकी नीतियां पूछ सकते हैं आपको। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसने क्या क्या बाजार प्रणाली नीति चलाई थी। तो वो नीतियां जो पूछी जाती है वो ये है। जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, उसकी क्या नीतियां थी, उसने 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये नीतियां थी इनकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विजयनगर। विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और जब उसके साथ साथ आपने इसी में ही मध्यकालीन भारत में ही आपको शिवाजी पढ़ने हैं, मराठा पढ़ने हैं, आपको स्पेशली दिया हुआ है। मध्यकालीन कला और वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। भाषाएं, साहित्य, ये सारी चीजें आपको मध्यकालीन में पढ़नी है, ठीक है। ये सब मैंने आपको सब टोटली पढ़ा रखा है। जितना भी आपके पास कंटेंट है ना वही पढ़िए, उसके बाद इधर उधर बिल्कुल ना जाइए, ये बात मेरी मान लीजिए। किसी भी यूट्यूब पे जाओ, बार बार वीडियोस देखो, एक जगह टिक के पढ़ लो, पास हो जाओगे। बहुत ज्यादा जगह जाओगे, बहुत सारी बुकों में घुसोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही क्लासेस को, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी इतना ही टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, अभी जो आपका है मध्यकालीन भारत में और वास्तुकला में, इसमें क्या आपको पढ़ना है कि ये जो चीजें हैं, प्रशासन सबके बारे में, प्रशासन भी किसका कैसा प्रशासन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शिवाजी है, मराठे हैं, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर जो भाषाएं थी, क्या थी, किस चीज को लेके बनी थी, ये सब आपको पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपका आधुनिक भारत में भी है, ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपका इसमें भी है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आपको क्या पढ़ना है, लिखा हुआ है भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, जिसमें कबीर है, नानक है, सूरदास है, शंकराचार्य, यही सारे, ठीक है। सूफी,
सूफी सिलसिले जो भी हैं सारे पढ़ने हैं, ठीक है, कादरी नक्शबंदी। सिख गुरु इसमें आपको पढ़ने हैं, सिख गुरु इसके अंदर ऐड है, ठीक है। उसके बाद नयानार और अलवार है जो ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म को लेके थी, ये भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य। अब बार बार एक ही चीज बता रहे हैं कि भाई आप मध्यकालीन पढ़ रहे हो, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उनके लास्ट में उनका व्यापार वाणिज्य, उनकी जो भी, जैसे जहांगीर के काल में क्या ही स्पेशल था, ठीक है, क्या वास्तुकला शाहजहां के काल में थी, औरंगजेब के काल में क्या ही चीजें थी, तो वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है, कि भाई औरंगजेब के काल में क्या व्यापार नीतियां थी, क्या उसकी धार्मिक नीतियां थी, वो सब, ये सब चीजें इसके अंदर है। टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके अंदर ही आ जाता है, इन्होंने आपको थोड़ा डिफाइन करके पूछा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। देखिए ये जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इसकी स्टार्टिंग सभी को पता है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। तो स्टार्टिंग पहले तो आपको सोर्सेज आपको सबको पता होंगे, जब हम पढ़ेंगे तो सोर्सेज के बिना कैसे ही पढ़ सकते हैं। 18वीं सदी में भारत यूरोपीय कंपनियों और बंगाल तथा उनके भारतीय राज्यों में उनका संघर्ष। ये क्या कह रहे हैं कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आएंगी, आने के बाद एंट्री करेंगी, सारी कंपनियां पढ़नी है आपको, सारी कंपनियां पढ़नी है भी कौन सी कब आ रही है। मेन पॉइंट ये याद रखना कि कौन सी कंपनी कब आ रही, कब डच आ रहे, कब फ्रांस आ रहे, कब अंग्रेज आ रहे, कब डेनिस आ रहे हैं, उनका टाइमिंग आपको याद होना चाहिए। यहाँ आने के वाले सबसे पहले उनकी कौन सी फैक्ट्री है वो होनी चाहिए, आपस में उनके युद्ध आपको पता होने चाहिए, किस किस के बीच कौन सा युद्ध हुआ, और टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज आपको याद रखनी, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे उनका जब एंड हो जाता कौन बचते हैं, अंग्रेज बचते हैं, ठीक है। अंग्रेज बचने, एक उनके जो पोर्ट है, किले दुर्ग, ये सबके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बचते हैं अंग्रेज। अंग्रेज अब भारत में जब अपना प्रशासन स्थापित करेंगे तो सबसे पहले जो उनका आपस में भिड़ंत होती है वो बंगाल के नवाबों के साथ होती है, तो वो सारे बंगाल के नवाब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये चीजें मैंने आपको यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम पे भी पढ़ा रखी है, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम जो चैनल है उस पर मैंने इसको पढ़ा रखा बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आंसर। तो वो जो बंगाल में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद जो क्या होता है, उनका जो मेन पर्पज क्या था, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मतलब व्यापार को एक एक मतलब एकमात्र व्यापार पर उन्हीं का अधिकार हो, वही व्यापार करे, सभी कंपनियां बाहर चली जाए, एकाधिकार का जो अधिकार, स्टार्टिंग में उनका ये पर्पस था, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले भूमि वगैरह को हड़पना, यहाँ पे फैक्ट्रियां बनाने, ये सब चीजें शुरू करते हैं। तो बंगाल के नवाबों के साथ उनका 1 by 1 होता है पूरा पंगा, ठीक है। उसके बाद प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, वो सारी चीजें इसी के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, स्पेशल नहीं ऐड किया हुआ है। उसके बाद जब ये यहाँ पे इनका स्टार्ट हो जाएगा, भूमि इनको मिलेगी, कहाँ की जमींदारी कितनी जगह की ले लेते हैं ये, कि बक्सर के में भी और प्लासी के में भी, ठीक है। जब वो यहाँ पर उनको बहुत सारी जमीन मिल जाएगी, ठीक है, चटगांव है, बहुत सारी जमीन उनको मिल जाएगी, तो वो क्या करेंगे, टैक्स व्यवस्था स्टार्ट करते हैं, भूमि राजस्व व्यवस्था, जिसको भाई वो कैसे कैसे पैसे को अर्न करना है उनको। और वो 3 व्यवस्था, जैसे स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ते हैं अच्छे से, महालवाड़ी पढ़ते हैं, रेतवाड़ी पढ़ते हैं, वो तीनों की तीनों आपको पढ़नी है राजस्व प्रणाली के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब ये पढ़ेंगे, उसके बाद प्रारंभिक भारतीय प्रतिरोध। अब जब भारतीयों का शोषण होगा, अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे भारतीयों के रिएक्शन आने, ठीक है। तो वो चीजें हम इसके साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि वे भारत में आना, उनका आने के बाद बंगाल के नवाबों के साथ युद्ध, बंगाल के नवाबों के नाम भी याद रखने हैं थोड़ा थोड़ा, उनके युद्ध की कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उन युद्धों में उनको बेनिफिट मिलता है, ये चीजें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि उसके बाद फिर क्या रहेगा, एक मिनट। जब युद्ध स्टार्ट होंगे और उनको बहुत सारी जमीनें मिलेगी और जमीन पे कब्जा करने के बाद वो क्या करना शुरू कर देंगे, लोगों का शोषण करेंगे, यहाँ के बारे में कम सोचेंगे और किसके बारे में, लूट खसोट के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद जो क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, कहाँ पे थे हम, हाँ, उसके बाद क्रांति, 1857 की क्रांति, घटनाएं, प्रकृति और परिणाम, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहले कारण में आपको पता है, धार्मिक, राजनीतिक, ये सारे कारण आएंगे, क्या क्या कारण रहे, सैनिक कारण रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आप तत्कालीन का जो कारण पढ़ते हैं, चर्बी वाले कारतूस, उससे पहले वाले सारे कारण भी आपको पता होने चाहिए कि सैनिकों ने इससे पहले भी विद्रोह किया, किस चीज को लेके किया, ठीक है। उसके बाद घटनाएं,
घटनाएं मतलब कहाँ कहाँ पर 1857 की क्रांति हुई है, ठीक है, झांसी में हुई है, अहमदाबाद में हुई है या पटियाला में हुई है, जहां जहां हुई है। तो कुछ जो चीजें जहां जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया वो भी आपको याद करने हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पूछ सकते किन्होंने साथ दिया किन्होंने नहीं दिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ ली आपने, सारी जगह पढ़नी है कहाँ कहाँ ये घटनाएं होती है और कौन कौन अंग्रेज इनको दबाता है। ठीक है, कैंपवेल ने कहाँ दबाया, नील ने कहाँ दबाया, हडसन ने कहाँ दबाया विद्रोह को, और कहाँ पर भारतीय कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कर रही है, ठीक है, तात्या टोपे कहाँ पर कर रहे हैं विद्रोह, ग्वालियर कर रहे हैं कहाँ, मतलब वो जगह आपको सारी पता होनी चाहिए, से मिलान करने में पूछा जाता है। तो कुल मिला के घटनाएं पूरा डिटेल में जाननी है। प्रकृति और परिणाम, प्रकृति क्या होता है कि नेचर्स, किसने क्या कहा है कि ये जो है 1857 का विद्रोह इस कारण से हुआ है। ठीक है, बहुत सबकी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट आई है ना, सीले ने ये कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है, एस एन सेन ने ये कहा है। ये सारी जो घटनाएं हैं, स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखने की किसने क्या क्या कहा, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद परिणाम, परिणाम रिजल्ट क्या निकले हैं, फिर आपको वो सब रिजल्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे 1858 का जो एक्ट आया उसमें क्या क्या चेंजिंग आए थे, तो ये परिणाम थे। ठीक है, तो जो अब वायसराय का नया पद आ गया था, गवर्नर जनरल खत्म कर दिया गया था, एक परिषद बना दी गई थी। ठीक है, और जो महारानी ने कहा था कि हम इनके किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें परिणाम में थी। नेक्स्ट आता है 18वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण, महिलाएं, निमन जाति, मुक्ति। इसमें आपको जो भी महिलाएं का हम मॉडर्न हिस्ट्री में योगदान पढ़ते हैं वो सारे इसके अंदर ऐड आएंगे। ठीक है, जितनी भी महिलाओं ने जो भी कार्य किए हैं वो इसके अंदर आएंगे, तो उनको महिलाओं के लिए पुनर्जागरण कहीं ना कहीं कहा था। और जो निमन जाति आंदोलन हुए थे, चाहे इसमें अंबेडकर के द्वारा किए गए हो, चाहे इसमें गांधी जी का भी रोल रहा हो, चाहे इसमें ज्योतिबा फुले का रोल रहा हो, बहुत सारे जो आंदोलन है निमन जाति को स्पेशल इंडिकेट किया हुआ है। तो आप निमन जाति वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, जो उसमें मैंने लिखा हुआ है पूरा निमन जाति आंदोलन, तो वो आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो डायरेक्ट लिखा हुआ है एक महीने में वो तो बिल्कुल पढ़ना, जिसके पास टाइम हो तो वो बाकी बचाओ पढ़ लेना, बाकी जो है इसमें जो सीधा लिखा हुआ इतना पढ़ लो। ठीक है, ये पूछते हैं ना कि मैम कंफ्यूजन है क्या छोड़े क्या पढ़े, जो डायरेक्ट लिखा हुआ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश शिक्षा नीति, जितने भी इसकी शिक्षा नीतियां आएंगी वो सारे के सारे पढ़ने आपके, चाहे चाहे इसमें विश्वविद्यालय एक्ट है, चाहे सार्जेंट है, चाहे फिर आपकी शिक्षा समिति है, चाहे मैकाले के सिद्धांत है, सारे आपको इसके अंदर पढ़ने हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, उपनिवेशीकरण और स्वदेशी कपड़ा उद्योग पर इसके प्रभाव। उपनिवेशीकरण क्या हो रहा था, उपनिवेश भारत का जो शोषण हो रहा था, हर तरीके से पैसे को कैसे लूटा जा रहा था, तो उसको उपनिवेशीकरण में पढ़ेंगे आप। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी भी देश का दूसरे एक किसी शक्तिशाली देश का ऐसे देश पर अधिकार करना, उसके नियमों उस पर ऐसे नियम लागू कर देना जिससे उसका सारा बेनिफिट किसके पास जाए, उस शक्तिशाली देश के पास जाए, तो इसको उपनिवेशीकरण था। उसमें इसने सारे वो सिद्धांत आते हैं जिसमें इसने पैसे को लूटना, धन का सिद्धांत या सारी चीजें, डलहौजी की नीतियां है, लैप्स नीतियां है, सहायक संधियां है, वो इस औपनिवेशीकरण के और इनकी जो नीतियों उसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है स्वदेशी कपड़ा उद्योगों पर इसके प्रभाव, जो कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे उनका जो स्थान है बड़े बड़ी कंपनियों ने ले लिया था, बड़े बड़े जो उद्योगों ने ले लिया था, तो वो सारी चीज के अंदर आपको पढ़नी है। तो जब इनका एंड होगा तो औद्योगिकरण की उत्पत्ति होगी, यहाँ से कच्चा माल लेके वहां से तैयार माल यहाँ आता था, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, शहरीकरण हो रहा था और वास्तुकला, तो जो अंग्रेज है वो शहरीकरण क्या कर रहे थे, तो नए नए शहरों की स्थापना कर रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां वहां बन रही थी, गांव के लोग वहां जाके बस रहे थे, मजदूर ये सब लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, जो किसान वगैरह थे वो सब जाके वहां रहने लगे थे, शहरों का निर्माण हुआ, तो वो इस चीज के अंदर आएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, अब राष्ट्रवाद की भावना तो इसलिए उत्पन्न होने ही लगी थी, राष्ट्रवाद के उदय की अलग से टॉपिक आपको पढ़ना है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, तो इसके अंदर सभी आंदोलन भी आएंगे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत के एंड तक सारे पॉइंट इसके अंदर आपको ऐड करने हैं, जब 1947 तक युद्ध होगा। इसमें मेनली जो आपसे पूछा जाएगा वो गांधी जी पूछे जाएंगे, गांधी जी के सारे योगदान। ठीक है, जब वो यहाँ पे आएगा उसके फर्स्ट से स्टार्ट एंडिंग तक उसका क्या रोल रहता है।
नेताजी आईएनए की भूमिका, नेताजी के बारे में सारा ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेताजी के बारे में जितना भी सुभाष चंद्र जो का रोल रहा है, स्वतंत्रता और विभाजन। 1947 में जब माउंटबेटन योजना आती है, स्वतंत्रता विभाजन, ये सारा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। आप ये मत सोचना कि इसमें कुछ छोड़ दिया आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान आप अच्छे से पढ़ोगे, भारतीय संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान में क्या कुछ आपको पढ़ना है कि कितनी जो बैठकें होती हैं, कौन कौन मेंबर रहते हैं, कि संविधान कैसे चेंज होता है, पहले क्या था क्या नहीं था, वो सब हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे, बच्चे बोलते मैम आपने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है। क्या करे बच्चा, सिलेबस तो देखो आप, मैं क्या ही छोड़ूं आपको पढ़ाने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं, कहना चाहिए कि मैडम आपने बहुत थोड़ा पढ़ा है, कुछ कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाया है, क्योंकि सारे ही तो टॉपिक उन्होंने पूछे रखे हैं, और टॉपिक का लेवल किस तरीके से पूछे ये नहीं पता चलता ना, तो इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। अब आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, जो हरियाणा जीके में आप पढ़ते हैं, जिन स्थानों पर आप ये स्पेशल आपने हरियाणा जीके में टॉपिक पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको निशा मैम ये करा देंगी, मैं उनको बोल दूंगी कि हरियाणा में आंदोलन आंदोलन में हरियाणा की जो भूमिका है उसके बारे में आपको पढ़ा दे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष, ये भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष कौन से है भाई, ये वो वर्ष है जिसको वो वाले वर्ष है जिसको हम क्या बोलते हैं, 1947 से के बाद का भारत, जिसमें उसमें कृषि, उद्योग, पंचवर्षीय योजनाएं, सब चीजें आएंगी इसके अंदर, तो वो सारा आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप बता दो क्या ही छोड़ दोगे, आप बताओ क्या छोड़ दोगे। एक मिनट। तो आपका सिलेबस पूरा का पूरा पूछा हुआ है, ठीक है, हर चीज पूछी हुई है, जो भी मतलब आपके सिलेबस में है, कोई पॉइंट आपका नहीं छोड़ा हुआ है। जो इनडायरेक्टली कुछ टॉपिक दिए हुए हैं आप उनको, मतलब कोई डायरेक्ट दिए हुए हैं, कुछ इनडायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, तो उनको छोड़ सकते हो टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। जैसे इसमें स्पेशली जैसे आपको मजदूर आंदोलन भी है, आपके बहुत सारे आंदोलन है, अरे बाप रे, बहुत सारे आंदोलन है, पर इसमें आपको निम्न जाति और महिलाओं से रिलेटेड ही मेन दिया गया है, तो आप इसी पर मेन फोकस करना, ठीक है। बाकी बहुत सारे हैं उन पे इतना ज्यादा फोकस मत करना, इसी पे ज्यादा कर लेना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, नेक्स्ट आते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, और वर्ल्ड हिस्ट्री आप एज इट इज आपकी एनसीईआरटी 11th की है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना 11th की जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करें कहाँ से करें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो उन्होंने आपको साफ साफ बोल दिया कि भी जो आपका पहला विश्व इतिहास का आपका पहला टॉपिक है वो मानव विकास का इतिहास, होमोसैपियंस की उत्पत्ति और प्रागैतिहासिक मनुष्य इतिहास उपकरण आदि, ये एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है 11th का, ठीक है। मैसोपोटामिया ये आपका सेकंड वाला टॉपिक है, ठीक है। रोमन सभ्यता ये आपका थर्ड वाला टॉपिक है। बट मिस्र और ग्रीक वाला उसमें कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आप अपनी क्लासेस से करना, उसमें करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाम का उदय, इस्लाम का उदय ये आपका एनसीईआरटी का फोर्थ टॉपिक है, जिसमें आपको इस्लाम का उदय, खिलाफत, धर्म युद्ध और कन्फ्यूशियसवाद, यहूदी फारसी दर्शन, इससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका चंगेज खां और मंगोलियन, ठीक है, यायावर एम्पायर, यायावर साम्राज्य जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, ये वो वाला है, इससे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप में सामंतवाद, इससे अगला टॉपिक है। उसके बाद यूरोप में सामाजिक राजनीतिक जीवन में चर्च की भूमिका, ठीक है, और यूरोपीय पुनर्जागरण, ये आपका पूरा एक टॉपिक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन यूरोप में शहरी केंद्रों का विकास, ठीक है, और माया सभ्यता, और ये 17 से 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप की सभ्यता राष्ट्रवाद, ये आपका एक टॉपिक है एनसीईआरटी का ही, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एंड वाला टॉपिक है 11th जो टॉपिक है, चीन है, जापान है, उनके बारे में डिटेल में। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको दे रखा है, विषय संबंधी शिक्षा शास्त्र, विषय संबंधी शिक्षा शास्त्र, सब्जेक्ट पैडागोजी। इसकी जो पैडागोजी है बहुत सिंपल आती है, जो सीटेट की तरह आती है, स्टेटमेंट आएंगी सीधी की सीधी, थोड़ा सा आपको एक दो आपके नॉलेज के लिए पूछ लिया जाएगा, तो वो पैडागोजी है। बाकी इसकी मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और बाकी निशा मैम
कि जो क्लासेस है जो उन्होंने सामाजिक टीजीटी के हिसाब से पीजीटी के हिसाब से जो भी पैडागोजी पढ़ा रखी है वो पैडागोजी आपको लर्न करनी है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। पैडागोजी में कुछ ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपकी कॉमन सेंस पर बेस होंगे, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग से इसमें कोई पैडागोजी पूछी जाएगी, तो वो वाली चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो अब मैं वन बाय वन क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ जो भी बच्चे पूछ रहे थे। पहला बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम क्या हमें सारा सिलेबस करना है? तो देखिए बच्चा, सारा सिलेबस का मतलब है कि आपको सिलेबस तो आपका सारा ही दिया हुआ है, बट आप ये कर सकते हो कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री की कमांड बहुत अच्छी, मतलब विश्व इतिहास, इसको एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट लीजिए। उसके बाद आप मॉडर्न का पार्ट जो इजी है, इजीली हो जाएगा, उसको कर लीजिए, ठीक है। दो पार्ट बिल्कुल पक्के कर लीजिए। और जो एंशियंट और मेडिवल, एंशियंट को भी, मेडिवल को थोड़ा कम कर लीजिए, एंशियंट और मेडिवल को थोड़ा लिमिटेड कर लीजिए। अगर आपको अपनी कम मतलब ये है कि टाइम कम है नहीं कर सकते, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ये स्कोर लेके चलोगे भी इतने लेने हैं इतने लेने हैं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप ये एक बार कहते ना, एक एक टॉपिक को से छूते हुए चले जाना, बेसिक याद होता चला जाएगा और जो डीप है वो थोड़ा माइंड में बैठता चला जाएगा कि क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। वो चीजें आपको याद रखनी है, पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेरी जो वीडियोस है यूट्यूब के अंदर बहुत सारी है जिसमें मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी करा रखे हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे एक्ट आपको जो है ये सारे करा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो संवैधानिक विकास क्रम है जिसमें 1773 का, 1813 का, और ये जो भी 1892 के, ये सारे एक्ट मैंने उसके 1835 के सब एक्ट उसके अंदर करा रखे हैं। ये वाली क्लासेस में मैंने करा रखी है तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पूछते हैं बच्चे, मैम एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब चैनल पे ही करा रखी है निशा मैम के, सिर्फ एक आधा ही टॉपिक नहीं है ना, सारी 11th की एनसीईआरटी उसके अंदर है, पर आपको सर्च करनी पड़ेगी क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो प्लेलिस्ट में नहीं है। तो प्लेलिस्ट में या तो मैम ही करेंगे, मैं तो नहीं कर सकती, तो वो आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के कर लीजिए, जैसे टॉपिक को सर्च करोगे टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो रहता है, क्या रहता है कि मैम जो आपका जो है बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं जब हम आपका कोर्स लेते हैं। देखिए एचपीएससी का अलग बना हुआ है, हिस्ट्री का एक फोल्डर अलग बना हुआ है, मतलब एचटेट का फोल्डर अलग बना हुआ है, ठीक है। क्या है कि कुछ टॉपिक उसमें ऐड किए हुए थे, कुछ उन्होंने एचपीएससी वालों ने अलग से पूछे हुए थे, कुछ एचटेट वालों ने नहीं पूछे हुए थे, तो ऐसे अलग अलग फोल्डर बना रखा। वीडियो सब सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो और आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक चाहिए, आपको हिस्ट्री वाले फोल्डर में नहीं मिला तो सीधा आप एचपीएससी वाले फोल्डर में चले जाइए। इतना ही करना अब आपको, एचपीएससी वाले फोल्डर को ओपन करोगे, टॉपिक सर्च करना मिलेगा ओपन। मैम हम इतना कहाँ ढूंढे, अलग अलग डलवा दो, सिर्फ आप ही का ही तो वो सिलेबस है, आपको बस फोल्डर ओपन ही तो करना है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न सब लिखे होते हैं, क्लिक करो टॉपिक को निकाल लो, ठीक है। टॉपिकों के नाम लिखे होते हैं, बहुत ही कम है जो नहीं लिखे होते हैं, सब पे लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको 5 मिनट जैसे काम कर रहे हो फटाफट से पहले से ढूंढ के रख दो भी, हाँ वहाँ वाला जो टॉपिक है वहाँ मुझे ढूंढ के रखा, मुझे पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो सब चीजें उसके अंदर हैं, एचपीएससी हिस्ट्री फोल्डर में पूरी संपूर्ण जो हिस्ट्री है, कहीं से भी कोई भी आप ढूंढ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री का फोल्डर ओपन किया, जो टॉपिक लिखा है वहां से सर्च किया और पढ़ लेना, ठीक है। तो आप इतना कंफ्यूज मत होना कि मैम कहाँ से पढ़े, कहाँ ये कर दो वो कर दो। तो मैंने आपको एनसीईआरटी भी बता दी कहाँ पर अवेल है, मैंने आपको सारे टॉपिक भी बता दिए कहाँ पर अवेल है। आप ध्यान से पढ़ो, नोट्स लिखो, जो मेन मेन नोट्स है ना आपके, मेन मेन पॉइंट लिख लो, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। मेन मेन पॉइंट जब तक खुद नहीं लिखोगे ना तब तक समझ नहीं आने वाला। मेन मेन पॉइंट लिखो और जब एग्जाम के टाइम वो मेन मेन पॉइंट ही पढ़ लेना, स्टोरी सबके माइंड में रहती है। तो ये चीजें आपको करनी है। तो ये आपका सिलेबस था, इस तरीके से आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी करनी है। बाकी मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं हेल्प करूंगी, और आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मेरा भी शेड्यूल बिजी है, मैं डेली क्लास नहीं ले सकती, हाँ जब भी आपकी हेल्प होगी मैं हेल्प जरूर करूंगी। ओके, बाय बाय।